बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मकान मैनेजर के ऑफिशियल चैनल से मैं हूं आमिर रज़ा, मेरा साथ दे रहे हैं शाहद रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कानून मैनेजर। शाहद साहब, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और ये आमतौर पे ये हमारी प्रैक्टिस में नहीं आता। बड़ा ही एक यूनिक सा सवाल है और रूटीन से हटके है। एक शख्स मालिक है कागान, नारान या किसी भी शुमाली इलाके में कोई पहाड़ों या ऐसी किसी जगह के ऊपर वाक़या उसका मकान है जिसकी उसने फ़रोख्त का, लीज़ का या किराए का एग्रीमेंट कर दिया किसी शख्स के साथ। अब उसकी ड्यू डेट थी 6 माह के बाद, तीसरा महीना आया, लैंडस्लाइडिंग हुई, वो मकान ही ज़मीन बोस हो गया। अब ऐसी सिचुएशन में वो जो ख़रीदार था उसके पास क्या रेमेडी है? क्या वो तमील मुख्तस की डिग्री हासिल कर सकता है? क्या ये एग्जीक्यूटेबल एग्रीमेंट होगा या इसका क्या, इसकी फेट क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉ इसमें यह कहता है कि अगर दोनों फरीक इस चीज़ से लाइलम हों कि जिस चीज़ का वो मुआहदा कर रहे हैं वो ख़त्म हो चुकी है तो फिर उसकी तमील मुख्तस नहीं होगी। और जो आपने मिसाल दी है उस मिसाल के मुताबिक अगर यहाँ पे आप अक्सर अब ये देखा है, बहुत सारे जो लोग हैं वो इधर हमारे लोअर पंजाब के, इन्होंने नॉर्दर्न एरियाज़ में प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी हुई हैं और उनको कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं, उनको कमर्शियली यूज़ कर रहे हैं और उनको आगे रेंट आउट भी करते हैं। तो अगर किसी ने ये देखा और खुदा ना खास्ता उनकी प्रॉपर्टी किसी फ्लड में और वो चली गई, अब उनको कम्युनिकेट भी नहीं हुआ कि वो अर्थक्वेक, फ्लड, किसी भी वजह से, फायर, किसी भी वजह से वो ख़त्म हो चुकी है और वो यहाँ पे मुआहदा करके बैठे हैं। अब एक तो उसका नुकसान हो गया, आप उससे तमील मुख्तस क्या करवाएंगे? उसकी तमील मुख्तस नहीं हो सकती कि वो तो सीज टू एग्जिस्ट, ख़त्म हो चुकी है। वो मुआहदा करना उसके इल्म में भी नहीं था, वो आपसे मुआहदा कर रहा था। ऐसी सूरत में तो आप उससे हरजाना भी नहीं ले सकते क्योंकि उसके भी इल्म में नहीं था, एक्ट ऑफ गॉड से वो ख़त्म हो गई। आप उससे अपने जो आपने पैसे दिए हैं वो आपके वापस मिल जाएंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, और बड़ा ये जेन्युइन बात भी है। अच्छा, ये बताइएगा, दो फ्रीकैन का आपस में कोई डिस्प्यूट पैदा हो गया और उन्होंने सालसी का एक मुआहदा आपस में कर लिया और फिर उस सालसी के लिए किए गए मुआहदे से कोई फरीक मुनरफ हो गया, तो क्या उसको थ्रू कोर्ट एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है? तमील मुख्तस की डिग्री हासिल की जा सकती है या नहीं की जा सकती? क्या आर्बिट्रेशन एक्ट, एक आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 है, उसमें उसका अलहदा से मैकेनिज़्म दिया गया है, लेकिन और उसमें तरीक़ाकार तय किया गया कि किस किस तरह से आर्बिट्रेशन हो सकती है। एक आर्बिट्रेशन थ्रू दी कोर्ट होती है, अदालत में वो लोग दोनों फरीक जो हैं वो कह देते हैं कि जी हम ये बज़रिया सालसी हल करना चाहते हैं। दूसरा तरीका है कि वो ख़ुद से ही कोई मुआहदा कर लेते हैं और अदालत तक कभी पहुँचे नहीं होते। अब अदालत तक वो नहीं पहुँचे, उन्होंने आपस में मुआहदा कर लिया कि हमारा इसमें मसला होगा तो हम आर्बिट्रेशन के पास जाएंगे। अब उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि आप ये सालसी के लिए लेकर जाओ। लेकिन अगर किसी ने ये मुआहदा किया है कि मैं सालसी के लिए मामला, ये इस चीज़ का मामला सालसी के लिए लेके जाऊंगा, तो वो उसके बारे में वो दावा बिल नहीं कर सकता। उसको फिर वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत उसको भी नहीं मिलेगा कि जी अब इसका ये आप मसलन उसने मकान ख़रीदा या उसने कोई कारोबार किया और उसने उसमें लिख दिया कि जी ये है, और अब वो कह रहा है कि जी मैं सालसी के लिए नहीं जाता, और दूसरी तरफ वो खुद कहता है कि जी इनसे मुझे तमील मुख्तस ले दें, तो दूसरा फरीक आके कहेगा जी आर्बिट्रेशन के लिए तो हम इसको मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन इसका कंडक्ट ये है कि इसने ये कहा था, तो अब ये अदालत को क्यों इंटरफेयर करवा रहा है? तो क्योंकि सालसी के एक्ट में भी यही है कि आप सालसी के मैटर्स में कोर्ट जो है उसकी जुरिस्डिक्शन बार्ड हो जाती है। इस तरह से फिर आप तमील मुख्तस के लिए वो खुद जा भी नहीं सकता। अगर वो सालसी की तमील मुख्तस नहीं हो सकती तो फिर उससे जुड़े हुए मामलात की भी तमील मुख्तस नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये फरमाइएगा, अगर दो लोगों ने इन गुड फेथ, उनकी कोई फ्रॉड की, बददियानती की, धोखाधड़ी की, चीट करने की कोई इंटेंशन नहीं है, दोनों ने इन गुड फेथ अपने अपने फ़ायदे के लिए एक डील की और उसको एग्रीमेंट की सूरत में तहरीर कर लिया, बट जब वो एग्रीमेंट हो गया तो उसकी किसी भी एक शिक या ज़ायद शिकों की या कंडीशन की वजह से किसी एक फरीक को अनड्यू फ़ायदा मिल रहा है, इजाफी फ़ायदा मिल रहा है जिसका वो हकदार तो नहीं था, तो क्या ऐसी सूरत हाल में उसकी तमील मुख्तस हो सकती है? जी देखें, इसमें जैसे आपको मैंने बताया कि इसमें आपकी गाइडेंस के लिए ये बता दूं कि सेक्शन 22 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, उसमें सिचुएशंस दी गई हैं। उसमें सबसे पहले क्या बताया गया है? सबसे पहले इस चीज़ को दोबारा से बताया गया है कि स्पेसिफिक रिलीफ देना, कि स्पेसिफिक रिलीफ मतलब कि मुआहदे पे हूबहू अमल करवाना अदालत के ऊपर पाबंदी नहीं है, ये अदालती सवाबदीद है।
लेकिन साथ में ये भी है कि ये स्वाबदीद कोई बग़ैर बेशुतर बेमुहार नहीं है कि जैसे मर्ज़ी कर दे, मन मर्ज़ी की नहीं है। इसमें भी उनको जुडिशल प्रिंसिपल्स को देखना पड़ेगा, अदालती फ़ैसले जो हैं आला अदालतों के उनको मद्देनज़र रखना पड़ेगा और रीज़नेबल समझ में आने वाली होगी कि वजह क्या है। उसके बेस के ऊपर अदालत ये करेगी। अगर फिर भी वो गलत कर दे तो आपके पास राइट टू अपील होता है, आप अपीलेट कोर्ट में जाके उसको दुरुस्त भी करवा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद मसला यह है कि अगर एक मुआहदा ठीक है, उसमें वो कानून के मुताबिक है, दोनों ने अपना अपना उसमें लिख दिया है और उसमें कोई फ्रॉड नहीं है, किसी ने कोई धोखाधड़ी से काम नहीं लिया, लेकिन फिर भी अब यहाँ पे आ जाता है कि स्वाबदीद क्यों बनाई है। फिर भी अदालत देखती है कि इसमें एक का नुकसान है, दूसरे को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। अब उसकी मैं मिसाल आपको बता देता हूँ। मसलन मैं आपसे एक ज़मीन ख़रीदता हूँ और वो ज़मीन ख़रीद के उसका मैं मुआहदा कर लेता हूँ, मैं आपको कुछ उसके पैसे दे देता हूँ, आपने वो ज़मीन मुझे देनी है। अब जिस वक्त मैंने ज़मीन ख़रीदी है उस वक्त बिल्कुल खुश्क मौसम था, कोई मसला मसाइल नहीं था। अब बाद में जाके मुझे पता चला, जैसे ही मैंने ज़मीन का मुआहदा कर लिया, अब मुझे पता चला मुआहदे की तकमील से पहले कि अगर मैंने जितनी इससे ज़मीन ख़रीदी है, इस ज़मीन को बचाने के लिए मुझे इस ज़मीन की कीमत से दोगुनी कीमत या उतनी ही कीमत या काफ़ी सारे कीमत जो है वो अदा करके उसके बाड़ लगानी पड़ेगी, अदरवाइज़ सैलाब का पानी तो सीधा आ जाएगा। अगर वो ज़रूरी ज़मीन है तो मेरी तो उस पर फसलात का फ़ायदा कोई नहीं है। आपने धोखा नहीं दिया, लेकिन आपने मुझसे ये बात बताई भी नहीं। आपने मुझे ये बात बता दी होती, आपने उसमें लिख दी होती तो फिर मेरा कोई राइट नहीं था। अगर आपने मुझे बताई नहीं है लेकिन आपने मुझे धोखा नहीं दिया, तो ये आपने पास चीज़ है, मैंने पूछी नहीं, मुझे पता नहीं था, आपने बताई नहीं, तो इस सूरत में फिर तमील मुख्तस आपको नहीं मिलेगी। मुझे ख़रीदने पे मजबूर नहीं किया जाएगा क्योंकि आपको इसका फ़ायदा हो रहा है लेकिन मुझे खामखा नुकसान हो रहा है, मैंने वो देखा नहीं था। इसलिए तमील मुख्तस रिफ्यूज़ की जा सकती है ऐसी सूरत में। अच्छा, आखिरी सवाल आज के प्रोग्राम का मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, वो ये है, अगर कोई एक फ़रीक उसने मुआहदे में आने के बाद कुछ अखराजात कर लिए हैं उस ख़ास प्रॉपर्टी के हवाले से या जो भी सब्जेक्ट मैटर है, और जो दूसरा फ़रीक है अब वो अमल दरामद के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा? तमील मुख्तस हो सकती है या नहीं हो सकती? देखिए, तमील मुख्तस के लिए जो सेक्शन 22 ने 3 सिचुएशंस दी हैं, 2 सिचुएशन में तमील मुख्तस अगर मुआहदा ठीक है लेकिन फिर भी तमील मुख्तस को रोक दे, और तीसरी सिचुएशन में उन्होंने बताया है कि जी इसमें तमील मुख्तस हो सकती है। क्यों हो सकती है उसकी भी वजह बताई है। अब एक सिचुएशन तो ये थी कि जैसे हमने कर लिया कि उसको अनड्यू फेवर हो रही है। अब दूसरी सिचुएशन उसकी जो है, बहुत आपके सवाल से पहले मैं उसको भी ज़रा डिस्कस कर लूँ, वो बहुत अहम है। और उसमें यंग वकला के लिए मैं आपको एक बात बता दूँ कि आप जो स्टे एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं उसमें लिखते हैं कि इसको नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा, या आप नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान के अलावा आप लिखते हैं कि तवाज़ुन सहूलत किसके हक़ में है। अब तवाज़ुन सहूलत भला क्या है? अब उसमें यह है कि अगर कोर्ट एक जायज़ मुआहदा है, उसमें कोई चीज़ गलत नहीं है, लेकिन अदालत ये देखती है कि अगर इसके ऊपर तमील करवाई गई, अगर मुआहदे को पूरा करवाया गया, हम 2 पार्टीज़ हैं, अगर मुझसे इसको पूरा करवाया गया तो मुझे नुकसान होगा, लेकिन अगर इसको पूरा ना करवाया गया तो इनको नुकसान तो होगा लेकिन मुझसे कम। इसका मतलब है कि मुझे ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो अदालत फिर मेरे हक़ में फ़ैसला देगी। मिसाल, आपके पास ज़मीन है, आपके पास पीछे भी ज़मीन है, और उसमें से एक टुकड़ा आप मुझे फ़रोख्त करते हैं। अब वो टुकड़ा फ़रोख्त करते वक्त मैंने ये नहीं देखा कि इसको रास्ता कौन सा जाएगा, उसके इस तरफ दूसरी किसी की ज़मीन है और मैंने दरमियान में से कोई चीज़ ख़रीद ली है। अब मैं हेलीकॉप्टर पे तो जाऊंगा नहीं वहाँ पे, अब मुझे रास्ता ही नहीं बचा तो मेरे किसी काम की नहीं है, तो इसलिए मेरा नुकसान ज़्यादा है, आपका नुकसान कम है। इसको बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस या बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस कहते हैं। तो इसलिए वो तमील मुख्तस नहीं दी जाएगी मेरे ख़िलाफ़, क्योंकि मुझे नुकसान ज़्यादा है, मेरी जानून से ये गलती है। अब तीसरी सूरत, अगर मुआहदा हमने कर लिया और उस मुआहदे पे कुछ मैंने अखराजात भी कर दिए, मैंने कुछ उसके फर्दरेंस में कुछ एक्ट्स भी कर, मसलन आपसे मैंने ज़मीन का मुआहदा किया और ज़मीन का मुआहदा करने के साथ मैंने उस ज़मीन की मेजरमेंट के हिसाब से अपने प्लांट, मशीनरी, दूसरी चीज़ें जो है वो उसके लिए ख़रीद ली। अब आप कहते हैं कि जो मैं ज़मीन ही नहीं देता,
तो मैं वो जो टेलर मेड किस्म की जो उसके मखसूस उस ज़मीन के मोहल्ले वकू के हिसाब से मैंने ख़रीदी हैं, वो मैं क्या करूँगा, मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए मुझे तमील मुख्तस दी जाएगी फिर इस सूरत में कि नुकसान ना हो। बिल्कुल ठीक है, बड़ी कॉमन सेंस की और लॉजिक की बात है। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आज के इस प्रोग्राम का टाइम हमारा ख़त्म होता है यहीं पे। आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर हमारा आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो काइंडली हमारी वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। और हमारे ऑफिशियल चैनल को, जो मकान मैनेजर का ऑफिशियल चैनल है, उसको काइंडली सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखें, हम दोनों को अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।